मेरी स्क्रीन शेयरिंग रुक जाती है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग सेल फिजियोलॉजी। इसमें हमने सेल देखा, सेल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन होती है, वो सब हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव डिस्कस्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज द आपका ये जितना भी एरिया दिख रहा है ये सारा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद में गोल्गी एपरेटस, ये सारा एरिया जितना भी है गोल्गी एपरेटस। ओके, गोल्गी एपरेटस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में गोल्गी एपरेटस इन ग्रीन कलर, ये हरे कलर में आपको दिख जाएगा। इसके साथ में ही आपके होते हैं लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में आता है आपका न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है हमारा न्यूक्लियस। सो अब हम एक एक करके सबके बारे में फिर से देखेंगे। ऑर्गेनेली, सो नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो साइटोसोल के कांटेक्ट में होते हैं। सो इसमें जो आते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, माइक्रोवेली, सेंट्रियोल्स, सिलिया, राइबोसोम्स एंड प्रोटियोसोम्स। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। अगर किसी स्ट्रक्चर पे मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? अगर किसी स्ट्रक्चर पर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन मेम्ब्रेनस। ओके, नॉन मेम्ब्रेनियस। नॉन मेम्ब्रेनस, वेरी गुड। और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ओके, मेम्ब्रेनस Yes, sir. ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनलीज। ओके, Organic. जी सर। सो ओके। covered with plasma membrane, isolated from cytosol। so cytosol जो watery content है सेल के अंदर, उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करके रखती है, आइसोलेट करके रखती है। ओके, सो इनके ऊपर सबके ऊपर कवरिंग होती है, इंक्लूड्स न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, पेरिऑक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेटिकुलम, द गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, इन सब के ऊपर एक कवरिंग होती है जो सेल को, सेल के जो साइटोप्लाज्म है और साइटोसोल है उससे अलग करके रखती है। ओके, इन सब के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ये डायरेक्टली आपके वाटर कंटेंट के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन होती है। नाउ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, structural proteins for shape and strength, structural protein for shape and strength। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? शेप एंड स्ट्रेंथ। तो शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल्स को। ओके, शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को, और ये होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये भी एक तरीके के प्रोटीन होते हैं साइटोस्केलेटन। तो इनको हम आगे अभी देखेंगे एक एक करके। तीन टाइप के होते हैं, एक माइक्रोफिलामेंट्स, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड लास्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हमने बात करी कि तीन प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के कैसे होते हैं, इनमें मतलब क्या अलग होता है, पहले तो वो देखते हैं। तीनों प्रोटीन है, ये हमें पता है, अभी हमने बात करी कि तीनों प्रोटीन है। ओके, सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये। अब हमें देखना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सो अगर आप इसमें ध्यान दोगे थोड़ा इस पर्टिकुलर स्लाइड में, सो तीनों में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है?
पूरा ये पहले Yes, पहले sir. जो है Yes, sir. हो रहा है. माइक्रो फिलामेंट्स हैं वो छोटे हैं, पतले हैं। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट है, मतलब वो बीच में पड़ते हैं माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एंड माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़े हैं, है ना? ऐसे ही हो रहा है ना यस सर, इसमें? यस सर, Yes, sir. यस सर। सो यही डिफरेंस आता है, पहले साइज में डिफरेंस आता है, उसके बाद फंक्शन में डिफरेंस आता है। तो फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है वो अभी हम देखते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटो मतलब होता है सेल। ओके, साइटो मतलब होता है क्या? सेल। सेल। Cell. स्केलेटन वो होता है जो हमें शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी बोन्स आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी में जैसे बोन्स फंक्शन करती है शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, वैसे ही सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स, Cytoskeleton होता है. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, तो ये सेल के लिए एक तरीके से बोन का काम करते हैं। ओके, यस सर। सो Okay, sir. माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन। सो ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है। थिन फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन, okay, provide additional mechanical strength, interact with proteins for consistency, pair with thick filaments of myosin for muscle movement. Wait a second, आप में से आप लोग आंसर देके प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को, आपको डिस्टरबेंस आ रहा है बाकी सबके लिए। ओके, जब आपको बोलना हो तो आप वापस अनम्यूट कर लेंगे। सो माइक्रोफिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स होते हैं सबसे, अभी हमने देखा है इस पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे थिन फिलामेंट्स हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है एक्टिन। किससे बने होते हैं ये? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन से, वेरी गुड। सो प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंटरैक्ट विद प्रोटीन्स फॉर कंसिस्टेंसी, पेयर विद थिक फिलामेंट्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लाइन पे। ओके, पेयर विद थिक फिलामेंट्स ऑफ मायोसिन फॉर मसल मूवमेंट। सो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं आपके मसल्स के जो सेल्स हैं उनके साथ में अटैच होते हैं, और मसल मूवमेंट होती है ना, जो मसल मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, तो मसल्स आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं। सो उसमें जो हेल्प करता है ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली एक्टिन। ओके, सो पेयर विद थिक फिलामेंट्स ऑफ मायोसिन, मायोसिन भी एक तरीके का प्रोटीन ही है, फॉर मसल मूवमेंट, तो ये मसल में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो क्या फंक्शन हुआ माइक्रोफिलामेंट्स का? एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इंटरेक्ट विद प्रोटीन्स फॉर कंसिस्टेंसी, प्रोटीन के साथ में इंटरेक्शन करना, एंड पेयर विद थिक फिलामेंट्स ऑफ मायोसिन। मायोसिन भी आपका एक तरीके का प्रोटीन होता है, आपके मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये उनके साथ में एक्टिन अटैच होता है और मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, मसल्स की मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। Help करता है. ओके, नाउ कम्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट होता है मतलब बीच में, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। ओके, सो ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में आते हैं। ओके, साइज में ये दोनों के बीच में रहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो मिड साइज बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स, Thick माइक्रोट्यूब्यूल। filaments. ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो ज्यादा टाइम तक चल सकता है। ओके, जो ज्यादा टाइम तक चल सकता है। अब नाउ कोलेजन, कोलेजन आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
आपके वेरियस स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। तो कोलेजन का जो रोल होता है वो भी स्टेबिलिटी एंड शेप प्रोवाइड करने में होता है। सो स्ट्रेंथन सेल एंड मेंटेन शेप, स्टेबलाइज ऑर्गेनेलीज, तो आपके सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उनको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्प करते हैं। स्टेबलाइज ऑर्गेनेलीज, स्टेबलाइज सेल पोजीशन, स्टेबलाइज सेल पोजीशन। उसके बाद में आते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब हम बात करते हैं, दे आर लार्ज इन साइज। अभी हमने देखे थे, तीनों की शेप देखी है पीछे। सो सबसे बड़े जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लार्ज होलो, मतलब खाली, अंदर से खाली होते हैं। होलो ट्यूब्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? Tubulin. ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन, सो इसका भी सेम फंक्शन है, स्ट्रेंथन सेल एंड एंकर ऑर्गेनेलीज। एंकर का मतलब वही है, सपोर्ट करना। चेंज सेल शेप, सेल की शेप को अगर चेंज करने में हेल्प चाहिए होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। मूव वेसिकल्स विद इन द सेल्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। मूव वेसिकल्स विद इन द सेल्स। सो वेसिकल्स हमने देखा था आपके एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में, उनका रोल क्या होता है। तो वो जब हम वेसिकल्स की बात करते हैं तो उसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स during cellular division they form a spindle apparatus that attaches to chromosomes to pull them to opposite end of the dividing cell. So इसको अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए सेलुलर डिवीजन में भी इनका हेल्प होता है। ओके, तो सेलुलर डिवीजन में भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। सेल्यूलर डिवीजन मतलब है सेल जब डिवाइड होता है, 1 से 2 में डिवाइड होता है, तब माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। ओके, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स ना, ये एक डायग्राम दे रखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे और मेन फंक्शन क्या क्या होता है। ओके, ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है, What are the difference between और describe the types of cytoskeletons। 5 मार्क्स में इजीली ये बन सकते हैं। तो आपको तीनों के थोड़े 3-3 पॉइंट्स बताने होंगे और उसके बाद में आपको प्रोटीन बताना होगा। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम। ओके, Okay, sir. एक क्वेश्चन ये पूरा आपका सेल फिजियोलॉजी में से एज इट इज बन जाता है। ओके, सो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइज में आप देख सकते हैं डिफरेंस। सर इसकी साइज भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ जी, आप लिख सकते हैं, जो आपको सही लगता है इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मेन फंक्शन इज चेंजेस इन सेल शेप। माइक्रोफिलामेंट्स का मेन फंक्शन है चेंजेस इन सेल शेप। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मेन फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, तो सेल की शेप को मेंटेन करके रखना। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड सेल मोबिलिटी। सो ये सारे आप देख सकते हैं, ये तीनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पूरे पूरे सेल में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनकी नीड होती है सेल को। अगर ये नहीं होंगे तो सेल की जो शेप है, जो हम देखते हैं सेल शेप है, वो बिगड़ जाती है। सेल की शेप बिगड़ेगी, साइज बिगड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है फंक्शंस भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ओके, देन सेंट्रियोल्स। Okay, two only and housed in centromere, barrel shaped, composed of 9 microtubules, triplets, form a spindle apparatus during cell। अभी इसको जानने की नीड नहीं है, हम सेल डिवीजन करेंगे तो सेंट्रियोल्स के बारे में बात करेंगे। सेल्यूलर एक्सटेंशंस, ये थोड़ा जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सेल्यूलर
एक्सटेंशंस। तो सेल्यूलर से तो हमारा मतलब हुआ सेल। एक्सटेंशंस का मतलब है जो आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा हुआ, विस्तार हुए हुए आपके जो ऑर्गन्स हैं या फिर आपके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन मतलब बढ़ा हुआ। सो इसमें 3 तरीके के आपके एक्सटेंशंस दिखा रखे हैं। 3 तरीके के एक्सटेंशंस हैं। फर्स्ट इज माइक्रोविली, सेकंड इज सेलिया, थर्ड इज फ्लैजेला। सो 3 टाइप के आपके सेल एक्सटेंशंस हैं। फर्स्ट इज, पहला है माइक्रोविली, माइक्रोवेव, दूसरा सीरिया सीरिया फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला। सेलिया एंड एंड थर्ड फ्लैजेला। है फ्लैजिला। सर व्हीली भी तो हो सकता है ना? सॉरी, सर व्हीली हो सकता है ना? व्हीली विली इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोविली। जी सर, तो ओके, माइक्रोवेव तो व्हीली से ज्यादा छोटा है, पता है ना? तो माइक्रोविली को ही हम विली भी बोलते हैं। व्हीली तो बड़ा हो गया ना माइक्रोवेव से, उसका सरफेस हाँ एरिया जी, ज्यादा। हाँ जी, वो होता है लेकिन एक मिनट। आप एक बार अपने आप को म्यूट करेंगे थोड़ा। सो माइक्रोविली सेल का एक एक्सटेंशन है। विलीज भी प्रेजेंट होते हैं नो डाउट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पर वो माइक्रोविलीज है, सिलिया है एंड फ्लैजेला। तो सेलुलर एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं, सो माइक्रोविली, सिलिया एंड फ्लैजेला। ओके, सो ये जी जो सर। इनका प्रेजेंस होता है, जहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो देखने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनको। ओके, सो माइक्रोविलीज एक्सटेंशन ऑफ द सेल टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द सेल। सो जैसे आप बोल रहे थे अभी, विली होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है, सिमिलरली माइक्रोविली भी होता है। माइक्रोविली आपके सेल एक्सटेंशंस होते हैं, जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सेल के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। फाउंड इन ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली बॉडी में? सो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टेरियोसिलिया ऑफ ईयर, सो ईयर में आपको देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसीज एंड oocytes। सो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं माइक्रोविली के, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईयर, डब्ल्यूबीसी सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स एंड oocytes। देन कम्स योर सिलिया, स्मॉल whip like मतलब इसमें ये शेप के हिसाब से आपको बता रखा है whip like। Motile extension of cell surface. Ciliary movement move fluids across the cell surface. Found in bronchioles and fallopian tubes. So cilia जो है आपके सिमिलरली जैसे माइक्रोविली आपकी एक्सटेंशन होती है, वैसे ही cilia भी आपकी सेल एक्सटेंशन होती है। ओके, तो सेलिया भी आपकी सेल एक्सटेंशन होती है। और जब हम सेलिया की बात करते हैं, सो उनका मेन फंक्शन होता है आपके मूवमेंट को, जो फ्लूइड मूवमेंट है उसको अच्छे से करना। सेल के बाहर जितने भी सेल सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके बाद में आपके सेलिया प्रेजेंस होते हैं कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पर, जहाँ पर आपको फ्लूइड मूवमेंट्स करानी होती है, जहाँ पर फ्लूइड मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो कहाँ पर होती है? ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। सो ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। ब्रोंक्यूल्स में आप जब भी देखोगे आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, इम्पोर्टेंस इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आने वाला है आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। तो सिलिया जब भी डैमेज होता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ओके, सो ये सिलिया इम्पॉर्टेंट है आपका, और ये ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। प्लीज़ इसको याद रखिए, ब्रोंक्यूल्स में एंड फेलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है मूव फ्लूइड्स अक्रॉस द सेल सरफेस। सो सेल के बाहर जो फ्लूइड की मूवमेंट्स करनी है
उसमें ये हेल्प करता है। तो सेल की एक्सटेंशन ही है, ये सेल का पार्ट ही है, उसमें जस्ट एक्सटेंशन है वो। इसका काम मेनली यही है, जो सेल के बाहर फ्लूइड मूवमेंट है, तरल तरल की जो मूवमेंट है उसको प्रोवाइड करना, अच्छे से कर पाना। सो उसमें ये सेलिया हेल्प करता है। नाउ कम्स फ्लैजेला। सो फ्लैजेला इज टेल ऑफ स्पर्म दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो टेल ऑफ स्पर्म दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये 3 टाइप के आपके सेल एक्सटेंशंस होते हैं, माइक्रोविली, सेलिया एंड फ्लैजेला। ओके, so we have seen this is the diagram, this is the photo that we are seeing for the cytoskeleton. So microfilaments are present, microfilaments, these are microfilaments, these are microvilli, microvilli। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन है माइक्रोफिलामेंट्स का। सिमिलरली सेलिया, सो आप देख सकते हैं सेलिया किसका एक्सटेंशन है। सेलिया भी आपके सेल के बाहर लेयर पे प्रेजेंट होता है सेलिया। सो इसका काम है फ्लूइड का मूवमेंट करना। ओके, तो सेलिया, नाउ सेलिया का जो बॉडी हम देखते हैं तो वो बना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसकी अभी हमने आगे पहले बात करी थी। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इससे आपके सेलिया बने हैं एंड माइक्रोफिलामेंट से आपके वेली बने हैं, माइक्रोवेली। तो माइक्रोफिलामेंट से आपके बने हैं माइक्रोवेली और माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं सेलिया। So next comes your ribosomes. We have already discussed ribosomes. Now comes membranous organelles. Membranous organelles. So membranous organelles की जब भी हम बात करते हैं, so इसमें आपके न्यूक्लियस आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, ER रफ एंड स्मूथ पोर, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें से हम सबकी बात कर चुके हैं सिवाय न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के अलावा हम बाकी सारे डिस्कस कर चुके हैं। सो हम अब न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। सो आपका ये सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल ये होता है। ओके, तो सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेनस होता है। सो सबसे मेन चीज है, इसमें मेम्ब्रेन होती है और इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसी के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एक इंडिविजुअल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सर्व एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। इसका मतलब ये है सेल की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल न्यूक्लियस कर रहा है। ओके, तो न्यूक्लियस एक तरीके से आप कह सकते हैं सेल का ब्रेन है। ओके, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है सेल का ब्रेन है, वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल सेंटर है आपका न्यूक्लियस। इसी के अंदर डीएनए भी होता है, सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। सो 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। सो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, द न्यूक्लियर एनवेलप इज स्टडीड विद न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स रेगुलेट ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सो इसको हम समझते हैं। सो आपकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप सर। न्यूक्लियर एनवेलप। अब नाउ न्यूक्लियर एनवेलप पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे यू कैन से साइट्स होती हैं जिसमें से कोई चीज आया जा सकती है, तो पोर्स। ओके, न्यूक्लियर पोर्स। सो न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो हम इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर।
न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है सेल के अंदर जो भी ट्रांसफर होना है इन एंड आउट उसमें हेल्प करना। ओके, नाउ इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सो क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तीन चीजें होती हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तीन चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो क्रोमैटिन जो है हमारा डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमैटिन जो है हमारा डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। जेनेटिक मटेरियल। आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं क्रोमैटिन जो ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, धागे जैसा दिख रहा है, ये सारा आपका क्रोमैटिन है, Protein. क्रोमैटिन। ओके, Yes, sir. और ये जो एक इकट्ठा हो रखा है एक जगह पर, ये है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये पूरा एरिया जो है हमारा न्यूक्लियोलस, यहाँ पर हमारे राइबोसोम्स बनते हैं, साइट ऑफ राइबोसोम मैन्युफैक्चर। सो न्यूक्लियोलस के अंदर आपका राइबोसोम्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, राइबोसोम्स बनते हैं कहाँ पर? Nucleus. Nucleus. न्यूक्लियर। न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन का फंक्शन क्या होता है? क्रोमैटिन क्या होता है? सर डीएनए एक प्लस जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन्स, जेनेटिक मटेरियल, यस, डीएनए प्लस प्रोटीन। ओके, नाउ कम्स न्यूक्लियोप्लाज्म। कैसे हमारे सेल के अंदर हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, जो फ्लूइड अंदर से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये थे आपके मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। So mitochondria we can discuss once again. Uses carbs, lipids and proteins to synthesize ATP. So carbs का मतलब है carbohydrates, lipids का मतलब है fats and proteins. Okay, so carbohydrates, lipids and proteins को यूज करता है ATP बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, सेपरेटेड बाय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है और उसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन कैरीज प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन एटीपी प्रोडक्शन। सो इनर मेम्ब्रेन पे आपके प्रोटीन्स होते हैं जो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। Matrix is the site of reactions that release energy from nutrients. तो मैट्रिक्स जो है आपके यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव सीन, functions of plasma membrane and plasma membrane structure we have already seen. Transport mechanism we have seen. तो हमने इसमें अभी तक जो देखे थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स सेल के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते, उसके लिए एक अच्छी स्लाइड दे रखी है। सो O2 and CO2 we already know. Benzene and ethanol. Benzene and ethanol can also pass through the plasma membrane and diffuse easily. सो योर सेल फिजियोलॉजी में आपका जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद में हमने बात करी है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे होते हैं वो बात करिए ना। एक टॉपिक जो आपका सेल फिजियोलॉजी में रह रहा है वो है सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो टॉपिक आपके इसमें रह गए हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और एक दो चीज़ें छोटी छोटी सी और रह रही है जो हम आगे देख सकते हैं। अगर अभी इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे जितना भी अभी तक हमने देखा है। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है अभी तक इसमें से कुछ भी, सो यू कैन आस्क मी। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सो एक और क्वेश्चन जो आपका इजी बनता है सेल फिजियोलॉजी में से, वो भी आप नोट डाउन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो एक तो मैंने आपको बताया था साइटोस्केलेटन, नाउ सेकेंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। सो फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक शॉर्ट नोट आपका बन सकता है, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आपको उसमें फंक्शंस मेंशन करने पड़ेंगे एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन एक क्वेश्चन और बनता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। Okay, so plasma membrane and plasma membrane protein. In next class, that is tomorrow, हमारी कल भी दो क्लासेस हैं तो उसमें हम सेल डिवीजन शुरू करेंगे। So उसके लिए भी प्लीज बी प्रिपेयर। So membrane proteins. So there are two types of proteins. First is integral and second is peripheral. First is integral, second is peripheral. So integral proteins जो हैं span the membrane. They are amphipathic, polar and non-polar, bound to inner or outer surface of the membrane. So integral का मतलब है जो अंदर हो, ओके। इंटीग्रल प्रोटीन्स का मतलब है जो मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर प्रेजेंट हो, और पेरिफेरल का मतलब है जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट हो, ओके। सो हम इसमें देखते हैं। सो आप इसमें देख सकते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ये मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन का एक हिस्सा बने हुए, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट नहीं है। सो इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ओके। सिमिलरली देयर आर पेरिफेरल प्रोटीन्स जो आपके सरफेस के बाहर अटैच्ड होते हैं, ओके। सो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, दो टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रल प्रोटीन, सेकेंड इज पेरिफेरल प्रोटीन। सो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रल, सेकेंड इज पेरिफेरल। इंटीग्रल का मतलब है जो प्रोटीन के अंदर ही, जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रल, और जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल। सो इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम देखते हैं। सो सेवरल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये हमने पहले भी बात करी थी, फिर से एक बार देखते हैं। एंकरिंग प्रोटीन्स, एंकरिंग प्रोटीन्स अटैच टू इनसाइड और आउटसाइड स्ट्रक्चर्स। सो इनका काम है स्टेबलाइजेशन। तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइजेशन करने का काम है एंकरिंग प्रोटीन्स का। ये बाहर स्ट्रक्चर्स पर अटैच हो जाते हैं ताकि सेल को एक स्टेबलाइजेशन मिले, और उसके साथ में फिर ये अटैच रहते हैं, एंकरिंग। रिकॉग्निशन प्रोटीन्स, इनका काम होता है, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं हमें, स्ट्रक्चर्स को और वेरियस अदर पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो लेबल सेल्स
एज नॉर्मल और एबनॉर्मल। सो सेल्स को ये बताते हैं कि कौन सी चीज नॉर्मल है और कौन सी चीज एबनॉर्मल है। सो ये उसका काम करते हैं, सेल को ये बताने में हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज नॉर्मल है एंड कौन सी चीज एबनॉर्मल है। देन कम्स योर एंजाइम्स। enzymes so enzymes are catalyzed reactions। enzymes are catalyzed reactions। catalyze का मतलब है ये आपके हेल्प करते हैं प्रोसेस, किसी भी एक प्रोसेस में। सो प्रोसेस को ये फास्ट और स्लो करने में हेल्प करते हैं आपके एंजाइम्स। देन कम्स रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स बाइंड एंड रिस्पॉन्ड टू लाइकेंस, आयंस एंड हॉर्मोन्स। सो ये आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके सेलेक्टिव प्रोटीन्स आप कह सकते हैं इसको। सो इसमें आपके कुछ लाइगेंड्स होते हैं, आयंस एंड हॉर्मोन्स होते हैं, उनसे ये अटैच होते हैं, बाकी चीज़ों से अटैच नहीं होंगे। सो ये हर एक पर्टिकुलर आयन का अलग अलग रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, देन कम्स योर कैरियर प्रोटीन्स। सो कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स वी हैव डिस्कस्ड। ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सॉल्यूट्स थ्रू मेम्ब्रेन। Transport specific, so they are more selective. Then comes channel proteins, regulate water flow and solutes through membrane। regulates water flow and solutes through membrane। so water flow को maintain करना and solutes ये less selective होते हैं in comparison to carrier proteins। so इसमें ये सारे आपको दिखा रखे। integral protein with channel, integral glycoproteins, साइटोस्केलेटन भी आप इसमें देख सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी आप बाहर जो सेल के सरफेस पे अटैच होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स वो डायग्राम में दिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली नाउ प्रोटीन्स के साथ में होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब है जो मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। सो कौन कौन से होते हैं और उनको हम बोलते क्या है? सो प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटियोग्लाइकेंस, glycoproteins and glycolipids extend outside cell membranes, form sticky protection, sugar coat। सो इनका मेनली काम होता है सेल की प्रोटेक्शन के लिए कि एक शुगर कोट बनाते हैं। शुगर कोट का मतलब है एक लेयर बना लेते हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोप्रोटीन जस्ट सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हेल्प करते हैं? ये एक शुगर कोट बना लेते हैं ताकि सेल को कम से कम इंजरी हो किसी भी रीजन की वजह से। ओके, तो ये आपका प्रिवेंशन में काम करते हैं, प्रोटेक्शन में काम करते हैं। फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। सो शुगर कोट को हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसका जो फंक्शन होता है लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, एंकरिंग एंड लोकोमोशन, स्पेसिफिसिटी इन बाइंडिंग एंड रिकॉग्निशन। सो आपके ये रिसेप्टर्स में काम करता है। रिसेप्टर्स का मतलब है ये आपको बताता है, इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको बताता है कौन सी चीज़ से हमें अटैच करना है, कौन सी चीज़ से अटैच नहीं करना है, तो ये बताते हैं। एंकरिंग एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने में या ले जाने में जो हेल्प करे उसको हम कहते हैं लोकोमोटर, और लोकोमोटर में हेल्प करते हैं आपके ग्लाइकोकैलिक्स। देन कम लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है सेल। तो इस डायग्राम में फिर से दिखा रखा है। तो सेल परमेबिलिटी हमने देखी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी 3 टाइप की होती है, इम्परमिएबल, फ्रीली परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की बात करी थी हमने। सो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं।
उसके बाद में होते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एंड फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन अभी तक हमने बात नहीं करी है, उसको हम एक बार देखेंगे जरूर। बाकी सब मेरे को लगता है कि आपको आना चाहिए अभी तक। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, active transport and secondary active transport. Then comes endocytosis and exocytosis and filtration. Yes, sir. Okay, so filtration we will discuss and then we will talk about rest. So passive transport does not require ATP, we already know. A active transport and secondary active transport requires ATP. Then comes endocytosis and exocytosis, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद की हेल्प लेके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या आप कह सकते हैं पार्टिकल्स को एक साथ अंदर लाना हो या लार्ज पार्टिकल्स को एक साथ अंदर लाना हो, तब ये यूज होते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंड लास्ट इज फिल्ट्रेशन। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको और अच्छे से देखा जा सकता है। एनर्जी फ्रॉम द सेल इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी फ्रॉम द सेल इज नॉट रिक्वायर्ड। Diffusion involves very small hydrophobic molecules, small polar molecules or gases. Okay, so इसमें हमने देखा इस पर्टिकुलर स्लाइड में, हमने देखा तो ये डिफ्यूजन की एक स्लाइड दे रखी है। ओके, सो इसमें हमने गैसेस देखी, तो O2 एंड CO2 पास हो सकता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए अभी तक। Yes, sir. O2 एंड CO2। देन sir. हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है बेंजीन। Benzene. ओके, सो वो भी पास हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। देन स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज H2O मतलब वाटर और एथेनॉल, Ethanol. सो ये सारे भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं बाय डिफ्यूजन। लेकिन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं आपके, ये डिफ्यूजन के थ्रू पास नहीं हो सकते। सो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कैल्शियम्स, sodiums, potassium and chlorine and hydrogen molecules, जितने भी आपके चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकते। ओके, सो डिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ छोटे पार्टिकल्स एंड वो पार्टिकल्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वही पास हो सकते हैं। Then comes osmosis. So osmosis is the movement of water. So diffusion of water is known as osmosis. Both move down their concentration gradient. Rate of movement depends on the difference of gradient. Okay, so both movement हमने बताया था कि किसी चीज की अगर कहीं पर ज्यादा मात्रा हो और कहीं पर कम हो, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा वाली जगह पर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें भी यही दे रखा है, बोथ मूव डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह पे जाना। अब ये तो हो गई मूवमेंट की बात, लेकिन कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कोई पार्टिकल जाएगा वो डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा कम है साइटोप्लाज्म के अंदर, कितनी मात्रा कम है साइटोप्लाज्म के अंदर या ECF के अंदर। तो जितनी ज्यादा मात्रा कम होगी उतनी जल्दी मूवमेंट होगी। ओके, सो रेट ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट। इसका मतलब यही है, आपकी जो स्पीड है एक जगह से दूसरे जाने की, पार्टिकल्स की मूव करने की थ्रू डिफ्यूजन, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है। ओके, हाई टू लो हमने देखा। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ फॉर सॉल्ट, सो उसमें हमने देखा। then higher concentration to lower concentration O2 and CO2. Similarly, osmosis, tonicity we have talked about. Now comes facilitated diffusion.
Passive transport, facilitated diffusion. Facilitated diffusion involves moving ions and large polar molecules down their concentration gradients. So ions जो charged particles थे और जो large polar molecules थे वो उनका movement अब facilitated diffusion के थ्रू होता है. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता, तो इसे हम फैसिलिटेट करते हैं. इसको हम प्रोवाइड करते हैं चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू. ओके, सो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सो मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको दिखा रखा है, इसकी हेल्प से बाकी सारे मूवमेंट करते हैं, डिफ्यूजन शुरू होता है. चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स. इसके बाद में आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पंपिंग substances across the membrane against their concentration gradient. This requires ATP. Usually these are referred to as pumps. तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है. सो लो टू हाई. किसी की मात्रा कहीं पर कम है और दूसरी जगह ज़्यादा है, तो हमें अब जैसे हमने सोडियम की बात करी थी, सोडियम कहाँ पर ज़्यादा होता है? सेल के बाहर. ठीक है. अब सोडियम को अगर अंदर आ गया है, सोडियम अगर सेल के अंदर है और सेल के बाहर जाना है, तो हम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जा रहे हैं. यस सर. है ना. अगर सेल के अंदर सोडियम प्रेजेंट है और उसको हमें बाहर भेजना है, तो सोडियम की मात्रा ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है और हमें उसे बाहर ही भेजना है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. तब हमें एनर्जी की नीड होती है, तब हमें एनर्जी रिक्वायर होती है. ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो इसमें पोटेशियम का आपको एग्जांपल दे रखा है. लो कॉन्सेंट्रेशन होता है कहाँ पर? पोटेशियम का सेल के बाहर. हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सेल के अंदर. लेकिन हमें लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में जब मूवमेंट करना होता है, तो हमें एटीपी की नीड होती है. तो दीज आर द स्टेप्स फॉर योर सोडियम पोटेशियम पंप. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपको डिस्क्राइब करने के लिए. सो डिस्क्राइब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो इसमें आप किस तरीके से आंसर लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है मार्क्स. सो स्टेप्स ऑफ Na+ एंड सोडियम पोटेशियम ATPase. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें हमने देखा था ग्लूकोज का एक एग्जांपल देके, ग्लूकोज को कैसे अंदर लाया जाता है सोडियम पोटेशियम के चैनल के थ्रू. देन कम्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस का यूज करते हैं, ये भी हमने देखा था. नाउ कम्स फिल्ट्रेशन. ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हमने पिछली क्लास में नहीं करा था. फिल्ट्रेशंस. So works like a sieve, depends on pressure difference on either side of the partition, moves from side of greater pressure to lower pressure. Example, blood pressure causes fluid movement out of capillary. Interstitial, water and small molecules move through the membrane while large molecules remain in the blood. So इसको एक बार डिस्क्राइब करते हैं कैसे ये होता है. ओके, इसका मूवमेंट कैसे होता है पूरा, इसको हम एक बार देखते हैं. So please give me a minute. So जब भी हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, सो इट वर्क्स लाइक अ स्लीव. स्लीव का मतलब है रास्ता देना.
ठीक है, तो रास्ता देने का मतलब है इसमें पोर्स होते हैं, इसमें सेल्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके थ्रू सीव्स होती हैं तो वर्क लाइक अ सीव. Depends on pressure difference on either side of the partition. So extracellular fluid and cytoplasm के अंदर प्रेशर होता है और उस प्रेशर के हिसाब से ही आपका मूवमेंट होता है. सो मूवमेंट होगा साइड ऑफ ग्रेटर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से कम प्रेशर वाली जगह पर मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का. एग्जाम्पल दे रखा है, ब्लड प्रेशर कॉजेज फ्लूइड मूवमेंट आउट ऑफ कैपिलरी. सो अगर इसको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जैसे जैसे फिजियोलॉजी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको आ जाएगा. सो वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द मेम्ब्रेन व्हाइल लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन द ब्लड. सो वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं. सो ये सीव्स जो हम बात कर रहे हैं, सीव्स जो होती हैं इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है, तो इसमें से सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स या फिर फ्लूइड ही पास आउट कर सकता है. लार्ज पार्टिकल्स इसमें से नहीं निकल सकते. ओके, लार्ज पार्टिकल्स इसमें से नहीं निकल सकते. अदर mechanisms we will be discussing in next class. Secondary messenger systems, how they work and what are their functions. And in next class we will be discussing about your cell division. तो सेल डिवीजन इम्पोर्टेंट है, उसको हम एक बार जरूर करके देखेंगे. तो किसी भी टॉपिक में अगर कोई परेशानी आती है तो प्लीज डू लेट मी नो.